BHU एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 2016 फिजिक्स। ये स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन यानी कि वीमा। वीमा में आपसे पूछ रहे हैं कि आरसी की वीमा पूछ रहे हैं। आरसी तो देखिए, आर इक्वल टू वी अपन में आई होता है और सी इक्वल टू क्यू बाई में वी होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी अपन में आई इंटू क्यू बाई में वी, तो कैंसिल कर देंगे तो क्यू बाई में आई हो जाएगा और क्यू बराबर में आई टी अपन में आई कैंसिल होगा, टी यानी कि सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका जो है, ये जो है चौथा ऑप्शन टाइम का, टाइम वाला जो है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये जो है 51 था। 52 पे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि बाल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार फेंका जाता है कि 5वें सेकंड में 6वें सेकंड चली गई दूरी का दोगुनी दूरी तय करता है। जी का मान 10 है तो प्रक्षेपण वेग, ठीक, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो प्रत्येक सेकंड में कवर की डिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंका जाए तो प्रत्येक सेकंड में कवर की डिस्टेंस घटती है। तो यहाँ देखिए 5वें सेकंड, तो यू, ये आप जानते हैं एस टी इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2, 2t माइनस 1 होता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 2 टाइम्स एस 6। 5 निकालेंगे तो यू, आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रत्येक सेकंड में चली गई दूरी जो है घटती है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रत्येक सेकंड में चली गई दूरी जो है बढ़ती है। तो किसी भी सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला ये होता है, ये ऊपर से नीचे आने के लिए नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 6वें सेकंड में तय की गई दूरी का दुगुना है, तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालते हैं तो यू तो निकालना ही है और नीचे से ऊपर जा रहा तो माइनस। जी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 लेनी है, तो 10/2 करेंगे तो हो जाएगा 5। 5वां सेकंड है तो 5 2 या 10 में से बन गया 9, ठीक, और ये 2 टाइम्स यू वही रहेगा माइनस ये 5 हो जाएगा, और 6वां से 6 2 12 11 हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो यू, ये यू है 45 इक्वल टू 2u माइनस 55 में 2 करेंगे तो 1110, तो u उधर जाएगा, 2u में से u उधर चला गया तो u इक्वल टू 1110 माइनस 45, यानी कि u इक्वल टू 65 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ये 65 मीटर पर सेकेंड सोल्यूशन, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 53 की। कह रहा है कि एक व्यक्ति बंदर को मारना चाहता है जो पेड़ पर बैठा है। जैसे व्यक्ति फायर करता है बंदर कूदता है, व्यक्ति को अपनी राइफल का निशाना बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ भी दिया हुआ है, बंदर से ऊपर नीचे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आपको दे दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आप फायर कर रहे हैं, और फायर करते समय जब ये ऐसे प्रोजेक्ट होगा तो गुरुत्वीय प्रभावी होगा, तो इसका पथ परवलयाकार ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर फायर करते समय यह भी नीचे की ओर कूद पड़ रहा है तो इस पर और इस पर दोनों पर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए जो है जाकर लग जाएगा। तो यहाँ दे रहा है कि जैसे फायर करता है बंदर कूदता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको ऊपर या नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, ये बंदर की ओर ही निशाना लगाकर मारे तब जाकर ये जो इसको लगेगा। तो यहाँ पे जो है एट द मंकी, यानी बंदर पर ही निशाना उसको जो है लगाना पड़ेगा। तो इसका ये जो तीसरा वाला सोल्यूशन हो जाएगा, थर्ड सोल्यूशन। इसका भी 4 था और इसका पहले वाले का भी जो है 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपको दे रहा है कि थीटा इक्वल टू 3/2 होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपका जो है पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 55 की बात करते हैं, ये पहला सोल्यूशन 55 में अगर ध्यान से देखें आप, तो कह रहा है रॉड ऑफ लेंथ इतना, यह लंबाई हम द्रव्यमान के क्षण मेज पर क्षैतिज पड़ी सिरे पर खड़ा करने में किया गया कार्य, ये पड़ा हुआ है। तो इसका जो वेट होगा मिड पॉइंट पे काम करेगा mg, और जब इसको यहाँ से उठा दे रहे हैं, यहाँ चला गया तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ L/2, क्योंकि मध्य बिंदु पे ही काम करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट L/2 का हुआ है, डिस्प्लेसमेंट L/2 का हुआ है। तो जो वर्क होगा F इंटू एक्स की बात करेंगे, F जो है mg और x जो है L/2, तो mg L/2, यानी कि आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन है वैसे। ठीक, कि एक बॉल 10 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिरकर टकराने में 40% ऊर्जा क्षय को प्राप्त होता है, 2 बार टकराने के बाद क्लिप सही हो जाएगा।
तो 40% 6 हुआ, 6 तो 60% बचेगा। तो एच डैश बराबर, जब भी इस तरह का फार्मूला होता है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला एच डैश बराबर 60% बच रहा ऊर्जा, यानी इस ऊर्जा से अब ऊंचाई तय करेगा। ठीक है, तो 60% यानी कि ओरिजिनल हाइट का 60% बचा, तो एक बार में एच का 60%, ठीक, यानी कि 60/100। ठीक है, अब इतनी ऊंचाई तक गया और फिर नीचे आया, फिर 40% 6 हो गया, फिर 60% गया, तो फिर एक बार 60% का और इसका भी 60% निकाल लेंगे। तो 10 था, 60/100 इंटू 60/100 कर देंगे, तो ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 36 ये हो जाएगा 36/10, यानी कि 36/10 यानी कि 3.6 मीटर। ठीक, ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन इसको मैं डिटेल समझा दे रहा हूँ। जैसे ये एच पे था तो यहाँ पे एनर्जी थी mgh, अब यहाँ पे आया 40%, 6 हो गया, 60% बचा। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी, मान लीजिए यहाँ पे जो एनर्जी होगी E = mgh का 60%। ठीक, अब इस एनर्जी से ये फिर ऊंचाई पे जाएगा, मान लीजिए एच डैश, तो एच डैश पे इसकी एनर्जी हो जाएगी mgh डैश। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी सेम हो जाएगी, तो mgh डैश की बात करेंगे तो mgh इंटू 60/100 कैंसिल हो गया, यानी एच डैश बराबर एच का क्या परसेंट, 60%। एक बार उछलेगा तो एच डैश का 60%, अब एक बार आया फिर एक बार गया तो फिर इसका भी 60%, यानी एच गुणे 60/100 पहली बार में और फिर इसका 60/100 दूसरी बार में सॉल्व करेंगे, तो ये 3.6 आपको जो मिल जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे बात कर लेते हैं। 57 क्वेश्चन की अगर बात करें तो असमान कोणीय वेग से वृत्तीय गति कर रहा है पिंड का त्वरण। असमान कोणीय वेग, तो देखिए ओमेगा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो v = r ओमेगा, ओमेगा बदल रहा है तो v भी बदलेगा। और जानते हैं कि ये परिमाण है, यानी वेग यानी चाल भी बदल रही है, चाल भी बदल रही है। और जब चाल बदलती है वृत्तीय गति में तो असमान वृत्तीय गति होता है, असमान वृत्तीय गति होती है। और असमान वृत्तीय गति जब होता है तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ और दूसरा जो है स्पर्शरेखा की तरफ, तो त्रिज्य और स्पर्शी घटकों वाला जो है दोनों होगा, एक्सेलरेशन जो होगा दोनों होगा, इसका उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, कह रहा है एल लंबाई और एम द्रव्यमान का एक जो लोलक है और ऊर्ध्वाधर वृत्ति का क्षण करता है, एम द्रव्यमान के गोलक को निम्न बिंदु पर कितना वेग दिया जाए जिससे लोलक पूरा वृत्त तय कर सके। तो जब कोई भी लोलक या कोई भी कण पूरी वृत्तीय गति तय करता है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करता है, तो उच्चतम बिंदु पूरा करने के लिए उच्चतम बिंदु पे जो चाल होनी चाहिए वो √GL क्रांतिक वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। और जब यहाँ पे GL होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रूट में 3GL होता है, यहाँ भी रूट में 3GL होता है, और निम्नतम बिंदु पे जो वेलोसिटी होती है वो रूट में 5GL होती है। ये तो अगर वृत्त पूरा करना है तो उच्चतम बिंदु पे कम से कम इतना होना चाहिए, और अगर यहाँ पे कम से कम इतना है तो न्यूनतम बिंदु पे इतना होना चाहिए। यानी कि अगर उच्चतम बिंदु पर इतना है तो न्यूनतम बिंदु पे इतना होगा, और इसे का रिवर्स कि अगर निम्नतम बिंदु पे इतना है तो उच्चतम बिंदु पे इतना होगा, यानी वृत्त को पार कर जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि लोलक पूरा वृत्त तय कर सके, यानी उच्चतम बिंदु पे चाल इतनी होनी चाहिए और इतना होने के लिए न्यूनतम बिंदु पे चाल इतना होना आवश्यक है। तो रूट में 5GL ये आपका जो है 58 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 59 की बात कर लेते हैं। 59 क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्थिर पिंजरे पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल T है, यदि पिंजरा 59 में आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है स्थिर पिंजरे पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल इतना है, यदि पिंजरा 3G त्वरण से नीचे गिरता तो लोलक का आवर्तकाल। तो हमने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, इस वीडियो में जाके देखेंगे तो इसका डिटेल आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। वैसे फार्मूला जो होता है T = T0 अपान में 1 अब देखिए बस क्या याद करना है कि यह नीचे आ रहा है तो इसका रिएक्शन ऊपर जाएगा, रिएक्शन ऊपर जाएगा तो प्रभावी वेट घट जाएगा, तो 1 - A/G फार्मूला होता है। T0 की वैल्यू जो है यहाँ T दी हुई है, स्थिर अवस्था में T0 है,
1 माइनस ए बाई जी, ए इक्वल टू 3g/4 दिया हुआ है, तो a बाई जी इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो 1 माइनस 3/4 कर देंगे, तो टी डैश इक्वल टू या टी इक्वल टू टी ही मान लीजिए, रूट में 1/4, तो 1/2 हो गया 2t। ये आपका जो है चौथा सलूशन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, चौथा सलूशन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला। और इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, जाके वहाँ पे वीडियो देख लेंगे। तो नीचे आता है, ऊपर जाता है, क्षैतिज जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, सभी सिचुएशन में इसका जो है आपको टाइम पीरियड का फार्मूला आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 59 का चौथा सलूशन आपको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि विभव दिया हुआ है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। विभव दिया गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो ई इक्वल टू जो होता है माइनस डी बाई में डी आर होता है। ठीक, अब यहाँ पे v इक्वल टू दिया हुआ है k बाई में एक्स क्यूब, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, तो e इक्वल टू माइनस डी बाई में डी आर, के की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू k बाई में एक्स क्यूब, तो e इक्वल टू जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस के हो गया, 1/x क्यूब ऊपर जाएगा तो x की पावर -3, तो -3 आ गया, और ये नीचे हो जाएगा x के पावर जो है -4 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा e इक्वल टू आ जाएगा 3k अपान में x के पावर 4। ये जो है आपका चौथा ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नंबर 61 की बात करते हैं। साबुन के दो बुलबुले में दबाव कम सा, साबुन के दो बुलबुले में दबाव, यानी कि साबुन के भीतर जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा टी इक्वल टू PI माइनस P0 होता है। ये इंटरनल प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इंटरनल प्रेशर की अगर बात, अच्छा ये जो होता है 2T बाई में R होता है, तो डेल्टा T1 अपान में डेल्टा T2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा R2 अपान में R1 हो जाएगा। और जब डेल्टा T1 निकालेंगे तो पहले का 1.01 है, 1.01 में से वायुमंडलीय दाब घटाएंगे तो 1, और 1.02 में से वायुमंडलीय दाब घटाएंगे तो ये इतना, यानी कि 0.01 अपान में 0.02, यानी कि R2 अपान में R1 की वैल्यू जो होती है 1/2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो R1 बाई में R2 इक्वल टू 2:1, ये रेडियस का रेशियो आ गया। तो V1 अपान V2 जो निकालेंगे तो R1 अपान में R2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब 8 अपान में 1, यानी कि 8:1, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 62 जो है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन उठाने में सबसे सरल होगा। तो उठाने में सबसे सरल वही होता है जिस पे उत्प्लावन बल ऊपर की ओर ज़्यादा लग रहा हो। ठीक है, तो ढीली पैकिंग की रुई स्टील है, इसका जो है डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है, इसका भी ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, तो उत्प्लावन फोर्स जो ऊपर की ओर ज़्यादा लगेगा एयर का, तो ढीली पैकिंग की रुई को उठाने में आपको जो है सबसे सरलता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है 62 का थर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। हवा में पानी के दो एकसमान बूंदें भी चरम वेग से गिर रही हैं, दोनों मिल जाएं तो चरम वेग क्या होगा। तो फार्मूला जो होता है चरम वेग यानी कि सीमांत वेग का, v बराबर 2 बाई में 9r² रो माइनस सिग्मा g अपान में ईटा होता है। ठीक, तो अगर रेशियो निकालें तो v1 अपान v2 की वैल्यू जो होगी वो r1 अपान में r2 का स्क्वायर हो जाता है। अंतिम वाले का पूछ रहा है, तो r2 अपान में r1 का ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे R2 n बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया, तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होती है वो n की पावर 1/3 R1 होती है। चूँकि यहाँ पे दो बूंदें मिलकर बना रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको पुट करेंगे तो n के पावर 1/3 का ये स्क्वायर करेंगे तो ये n के पावर हो जाएगा 2/3, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2/3, 2 का स्क्वायर 1/3, 4 के पावर 1/3, और प्रारंभिक वेग v दिया हुआ है, तो v2 इक्वल टू 4 के पावर 1/3 v। तो ये इसका जो है सलूशन हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन, मिस प्रिंटिंग थी थोड़ी सी तो हमने इसको पेन से बना दिया है, तो 63 का तीसरा ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कंसेप्चुअल है कि वेंचुरीमीटर यंत्र मापने का, तो वेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। आप जानते हैं कि द्रव प्रवाह की गति का द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये करने के लिए यूज होता है, तो इसका तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा जो है सही है, न्यूटन के शीतल नियम से स्टीफन का नियम,
स्टीफेन से न्यूटन का शीतलन नियम, रेले जीन से। तो आप इसमें जानिए कि स्टीफेन का जो रॉ होता है E=σT⁴, इसी से हम लोग न्यूटन का कूलिंग लॉ निकालते हैं। तो स्टीफेन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम नियमित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो 66 पे अगर बात करें तो इसमें देखिए दिया हुआ CP और CV दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। CP और CV का रेशियो पूछ रहा है, कौन सा रिलेशन में होगा। तो CP/CV=1 + 2/F होता है। F की जगह यहाँ पे N दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस पे जाके देखेंगे। तो 7 या 8 मिनट का वीडियो है, जो स्पेसिफिक हीट मेज़र करने के लिए आपको जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे डिपेंड करता है, वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला भी मिल जाएगा आपको। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा 66 का दूसरा। तो फ्राउनहोफर रेखाओं का जो एक्सप्लेनेशन है वो किरचॉफ के नियम से होता है। स्टीफेन के नियम से एनर्जी निकलती है, प्लैंक के नियम से रेडिएशन ऑफ जो है हीट होता है, और न्यूटन के नियम से होगा नहीं तो किरचॉफ के नियम से हो जाएगा। तो 67 का भी चौथा ऑप्शन आपको जो है। 68 क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपसे कह रहा है आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। ठीक है, आइसोथर्मली का मतलब होता है समतापी। समतापी रूप से इसको जो है संपीड़ित किया जा रहा है। राइज इन टेम्परेचर, राइज मतलब टेम्परेचर में वृद्धि पूछ रहा है। चूँकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप इंग्लिश वर्जन को सही मानिए। राइज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में इंक्रीज़ कितना होगा। तो चूँकि आइसोथर्मली है तो आइसोथर्मली में जो है कोई टेम्परेचर एक्सपैंड नहीं होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। तो राइज इन टेम्परेचर जो है यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, 0 मिल जाएगा। तो ये आपका 68 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 69 की अगर बात करें तो 2 ग्राफ दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एडियाबैटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 67 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जो आइसोथर्मल होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो P/V के इक्वल होता है, और जो एडियाबैटिक होता है वो -γ/P/V के इक्वल होता है, ग्रेडियंट प्रवणता। और ऊपर वाला जो आइसोथर्मल होता है और जो समतापी समरुद्धोष्म वक्र होता है उसकी ढाल समतापी वक्र की ढाल से अधिक होती है। तो नीचे वाला हमेशा जो है एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक होगा, और ऊपर वाला जो है आपका आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल होगा। ठीक, तो नीचे वाला आपका बी वाला जो है आपका रुद्धोष्म है और ये वाला जो है आपका आइसोथर्मल है। तो रुद्धोष्म एवं समतापी, ए की बात करेंगे तो समतापी है और बी की बात करेंगे तो रुद्धोष्म है। ये एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अगर संपीड़न की बात करें, अगर ग्राफ में सिंबल चेंज कर दें और ये ऐसे कर दे तो ऊपर वाला रुद्धोष्म हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो समतापी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है पहला ऑप्शन ए वाला समतापी है, बी वाला रुद्धोष्म है, क्योंकि रुद्धोष्म वक्र की ढाल हमेशा समतापी वक्र से ज़्यादा होती है, रुद्धोष्म वक्र हमेशा समतापी वक्र से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 70 की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान। आपको बता दें कि इस पर भी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जाके चैनल के शुरुआत में आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मिल जाएगा, या ग्रेविटेशनल बेसिक्स में चले जाइए तो भी वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल की शुरुआत ही इस वीडियो से हुई है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, तो वहाँ पे डिटेल मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे विषुवत रेखा पे आएंगे, भूमध्य रेखा पे आर मैक्स होगा तो G प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, तो यहाँ पे G मिनिमम हो जाएगा। ध्रुवों पर G R मिनिमम होता है तो G मैक्स हो जाएगा। ठीक, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 70 क्वेश्चन की बात करें तो भूमध्य रेखा पर जो है R मैक्स तो G मिनिमम, क्योंकि G प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ध्रुवों पर जाएंगे तो R मिनिमम हो जाएगा तो G मैक्स हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों पर आपको अधिकतम मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 आपका सोल्यूशन दूसरा हो जाएगा। ठीक, 71 की बात करते हैं। ये 3 सॉलिड स्टेट और गैस के प्रत्यास्थ संबंधों में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गैस ज़्यादा फैलता है, उससे कम जो है लिक्विड फैलता है, और सबसे कम जो है सॉलिड फैलता है, और जो सबसे कम एक्सपेंड होता है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो ES की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम जो है लिक्विड की होगी, और सबसे कम जो है इलास्टिसिटी गैस की होगी। ठीक, तो आपका इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं।
क्लोज आर्गन पाइप दिया हुआ है, तो क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप में जो है लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और वी दिया हुआ है 330 मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक पूछ रहा है, तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि अब चूँकि क्लोज है तो 1:3:5 रेशियो से ही निकलते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है ये N1 की वैल्यू जो होती है V/4L होती है। तो 330 अपन 4 × 1 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 82.5 हर्ट्ज आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, 80 4 30 हो जाएगा, 320 और ये निकाल लें तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात कर लें हम, तो दो दिए हुए हैं, एक है साइन फॉर्म में है और एक है कॉस फॉर्म में हुई है। तो साइन और कॉस होने का मतलब है कि इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 हो गया, क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 + थीटा हो जाएगा। और ए दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट आयाम का जो फार्मूला होता है A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi होता है। यहाँ पे 90 हो गया, ख़त्म हो जाएगा और ए दोनों सेम है तो रूट में 2A ये डैश। ठीक, तो आपको 73 में चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर आप निकालना चाहें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फोकल लेंथ होती है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो मैग्नीफिकेशन होता है m = FO में FE होता है, ये 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप FO निकाल लेंगे तो 24 FE हो जाएगा। और लेंथ दिया होगा, तो लेंथ जो होता है FO + FE जो होता है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेमी दिया हुआ है। ठीक, तो FO की वैल्यू 24 FE कर दीजिए, तो 100 यानी कि 25 FE = 100 हो गया। तो यहाँ पे FE = 4 सेमी हो जाएगा, FE = 24 हो जाएगा और FO = 96 सेमी। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, जो है इसका ऑप्शन नेत्रिका की पूछ रही है, यानी आईपीस का पूछ रहा है, तो आईपीस का आपने निकाला हुआ है 4 सेमी। ठीक, तो 4 सेमी यानी कि आपका जो है पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको जो है और किससे मिलता है, तो ये आपको जो है डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो रेनबो का फॉर्मेशन डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, वर्ण विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन के थ्रू हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में जो है कार फिल्म दिया हुआ है और 2 फोटोन की एनर्जीज दी हुई है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम चालों का अनुपात पूछ रहा है, चाल। तो आइंस्टीन प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पे जाएंगे, K = E - W हो जाएगा और ये होता है 1/2 mv²। और जब वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे तो v1/v2 का स्क्वायर बात करेंगे तो E1 - W / E2 - W हो जाएगा। तो यहाँ से v1/v2 निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा E1 - W / E2 - W। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, E1 1 दिया है, 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। E2 2.5 है, 2.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 2.0 हो जाएगा। 1/4 v1/v2 = ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि v2 = या रेशियो ही पूछ रहा है तो 1:2 हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 भी आपका थ्योरेटिकल है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्वेश्चन किस पे बेस होता है, तो ये क्वांटा फोटोन E = hν पे बेस होता है। ये मास एनर्जी है, ये बोहर स्पेक्ट्रम है और ये फोनॉन के लिए होता है। 78 पे आएंगे तो रेडियस ऑफ एटॉमिक स्टेशनरी ऑर्बिट आर इन द रेशियो। तो बोहर मॉडल में nth ऑर्बिट का जो रेशियो होता है n² RB। ठीक है, ये बोहर रेडियस, तो n² फैक्टर आ गया, तो 1² यानी 1, 2² यानी 4, यानी कि 3² यानी कि 9। तो ये आपका जो है पहला सोल्यूशन हो जाएगा। कर रहा है एक तरह से ये काउंटिंग रेट यानी कि एक्टिविटी की बात कर रहा है। 1600 से 100 हो गया 8 सेकंड में, काउंटिंग रेट 6 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो ये R फाइनल और ये इनिशियल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड। तो यहाँ से फार्मूला R/में R0 = 1/2 के पावर n से सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 100 है, ये 1600 है,
तो 1/2 के पावर n यहाँ कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, काउंट करेंगे तो ये 1/2 के पावर में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको n बराबर 4 हो गया और t बराबर n इंटू टी हाफ होता है। तो यहाँ से अगर t 8 है, ये 4 है, तो t हाफ की वैल्यू जो है 2 निकल गई। अब आफ्टर 6 सेकंड पूछ रहा है तो t इक्वल टू फिर 6 लिए, तो यहाँ से n इक्वल टू टी अपान में t हाफ कर देंगे तो 6 अपान में जो है 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब r इक्वल टू आर नॉट 1/2 के पावर 3 कर दीजिए, यानी कि आर नॉट अपान में 8, 16 है अपान में 8 कर दीजिए, यानी कि 200 आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में ये 511 बीटा प्लस और ये x है, तो x क्या है यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के साथ। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यानी एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ 5 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 बीटा प्लस, तो ये एक तरह से पॉजिट्रॉन हो गया, माइनस रहता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो अब 1 और 5 6 हो गया और ये 11 हो ही गया, बीटा पार्टिकल है तो 1 हो जाएगा इसका। तो ना तो इसका एटॉमिक वेट होगा ना तो इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो एक न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो 80 का जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये आपका जो है संलयन होता है, सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। 82 की बात कर रहे हैं तो अब ये कह रहा है कि रडार सेंडिंग आउट पल्स ऑफ 10 पावर में 6 ड्यूरेशन, इंटरवल ऑफ 100 में, इंटरवल दिया है 100 माइक्रोसेकंड और रेंज ऑफ रडार पूछ रहा है। तो जो रेंज होगा x बराबर c इंटू टी बाई में 2 होता है फार्मूला, 3 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 100 माइक्रो सेकेंड है, तो 100 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा अपान में 2। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 करेंगे तो 150, 8 है -6 है तो 10 के पावर 2, यानी कि 15 इंटू 10 के पावर 3 मीटर होगा, यानी कि 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 83 भी आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बैंड गैप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में जो यूज़ करते हैं वो इमीटर बेस जो होता है वो फॉरवर्ड में होता है, जानते हैं आप लोग, और कलेक्टर बेस जो होता है वो रिवर्स में होता है। तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑर्थोरॉमिक पूछ रहा है, तीनों एंगल जो है 90 होता है लेकिन तीनों इक्वल नहीं होता है, तो इसका तीसरा सोल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका तीसरा वाला। 86 की बात करेंगे तो 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी की जो वैल्यू होती है ये आपको याद होगा 3.7 इंटू 10 के पावर 10 न्यूक्लियाई पर सेकंड होता है। रदरफोर्ड होता है तो 10 के पावर 6 न्यूक्लियाई पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन है। तो ठीक, 87 क्वेश्चन की भी बात करते हैं। 87 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो अल्ट्रावायलेट कैस्ट्रोग्राफी, तो अल्ट्रावायलेट कैस्ट्रोग्राफी जो होती है वो कृष्ण का उत्सर्जन यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से होता है। ठीक, तो 87 का थर्ड वाला हो जाएगा। नंबर ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो में वैसे जनरली 7 दिखाई देते हैं लेकिन होते इनफाइनाइट हैं, ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि स्पेक्ट्रम होता है और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन आर प्रेजेंट, सो टोटल नंबर ऑफ कलर्स इज इनफाइनाइट। 88 का 2 हो जाएगा। 89 की बात करेंगे तो फ्राउनहोफर लाइंस को सबसे पहले वॉलस्टन ने ऑब्जर्व किया था, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा आपका 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 की बात करते हैं तो इसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेमी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको उस ऐसे लिक्विड में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 ही है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी लेंस को अगर ऐसे मीडियम में रखा गया है, किसी भी लेंस में अगर ऐसे लेंस को ऐसे मीडियम रखा गया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, ये लिक्विड है या वाटर कर दीजिए, लिक्विड कर दीजिए, NL की वैल्यू अगर NG के सेम है तो जो इस लिक्विड में इस मीडियम में रिलेटिव फोकल लेंथ होगी वो, अब चूँकि जो लाइट है वो लिक्विड से जो है ग्लास में जा रही है तो LNG-1 और ये आपका हो जाएगा
1/r1-1/r2। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि 1n2 की जो वैल्यू होती है n2/n1 होती है। तो 1/f = आपको मिल जाएगा Ng/nl-1, और ये हो जाएगा 1/r1-1/r2, और ये दोनों वैल्यू सेम है 1.5 तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 करके 0 हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू 0 होगी, तो f की वैल्यू जो है इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे मीडियम में लेंस आपको दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, अदृश्य हो जाता है। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। 91 की अगर बात करें तो 91 में आप जाते हैं कि समान यन तरंगें ध्रुवित हो रही हैं, अधिकतम परिणामी तीव्रता। तो समान तरंगें, तो परिणामी आयाम पहले निकालेंगे। तो A ये होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2 A1 A2 cos फाई, समान है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक, रिलेटिव आयाम हो गया, 3 होगा तो A3 तक जाएगा। अब इसी में दोनों सेम है तो ये 2A हो जाएगा, तीन तरंग रहता तो 3A, 4 रहता तो 4A। तो इसी तरह से यन तरंगे हैं तो I = A' n A हो जाएगा। और जो तीव्रता होती है वो आयाम के प्रोपोर्शनल होती है वर्ग के। तो A का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, तो एक तरंग की n स्क्वायर गुनी हो जाएगी। ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। यदि सर्व प्रकार से n समान तरंगें ध्रुवित होती हैं तो एक तरंग की तीव्रता जो है n स्क्वायर गुनी होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 की बात करते हैं तो 92 में आपको जो है वैद्युत क्षेत्र का आयाम जो है दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 दिया हुआ है 12 वोल्ट पर मीटर, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। तो रिलेशन आप जानते हैं कि E0/B0 = C होता है। तो B0 की वैल्यू निकालने के लिए E0/C कर दीजिए, 12/3 × 10⁸, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है आपका ये। तो ये आपका जो है पहला वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 93 की बात करते हैं तो 93 में आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि कौन से तरंग ध्रुवित हो सकते हैं, यानी पोलराइजेशन किस में होगा। तो पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स में होता है, रेडिएशन में होता है। इसमें से देखिए उत्पन्न तरंगे, तनी डोरी में उत्पन्न तरंगे, ढोलक से उत्पन्न तरंगे, ये सभी तरंगों में माध्यम की आवश्यकता हो रही है, सभी अनुदैर्ध्य हैं। लेकिन गर्म करने पे जो विकिरण उत्पन्न होगा उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रक्रिया अनुप्रस्थ होती है। तो ये आपका 93 वाला जो है पोलराइजेशन होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स में ही पोलराइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये चौथा हो जाएगा। 94 में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। 93 का आपको जो है चौथा मिल जाएगा। 94 की अगर बात करेंगे तो LCR में रेजोनेंस में XL = XC हो जाता है। तो टोटल स्क्वायर जेड स्क्वायर की बात करें तो जेड स्क्वायर में फार्मूला जो होता है R² + XL - XC का स्क्वायर होता है। जेड स्क्वायर रूट में होता है तो जेड स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब चूँकि रेजोनेंस में ये दोनों सेम हो गए तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर = कितना, R²। तो इसका मतलब है कि कह रहा है कि रेजोनेंस में अनुनाद की अवस्था में C और L का क्या योगदान है। तो C और L कैंसिल हो गए, कोई योगदान नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन से हो जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 95, तो ये पूछ रहा है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो Q फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, XL/R होता है, XC/R होता है। XL की बात करेंगे तो ωL/R होगा, और XC की बात करेंगे तो 1/ωCR होगा। ये Q फैक्टर की बात हो रही है। अब कह रहा है कि धारिता बढ़ा रहा है, धारिता अगर आप बढ़ाएंगे तो ये Q फैक्टर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो ये क्या होता है, घटता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बाकी 96 की अगर बात करें तो AC परिपथ में धारामापी को श्रेणी में जोड़ने पर पाठ्यांक 5 एम्पीयर है। पाठ्यांक मतलब उसकी जो है वैल्यू करंट की, और धारामापी जो मेजर करता है वो RMS वैल्यू मेजर करता है, यानी IRMS आपको मिल गया 5 एम्पीयर। तो अधिकतम मान पूछ रहा है तो I0 = होता है √2 IRMS। तो √2 × 5 यानी कि आपको मिल जाएगा 5√2 एम्पीयर। तो ये आपको जो है तीसरी वैल्यू आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल। नंबर 97 की बात कर रहे हैं। किसी आदर्श संधारित्र में धारा विद्युत वाहक बल से 90 अंश आगे पीछे रहती क्या होती है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था इससे रिलेटेड, ये याद रखिए, LIC। LIC एक LIC फार्मूला होता है। LIC नाम सुने सभी लोग, बहुत ही सिंपल फार्मूला याद करने के लिए। कब 90 डिग्री आगे पीछे लैग क्या होता है, L ऊपर है तो ये 90 डिग्री लीड करेगा, C नीचे है तो ये धारा से 90 डिग्री लैग करेगा। तो आदर्श संधारित्र में
धारा का ये वोल्टेज है VL, VC और ये VR। तो कैपेसिटर का वोल्टेज धारा से 90 अंश पीछे है, यानी कि धारा जो है कैपेसिटर के वोल्टेज से 90 अंश आगे होगा। तो विद्युत वाहक बल से 90 अंश आगे रहता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 98 की बात करते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन की बात हो रही है। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन यानी कि लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकी की बात करेंगे तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट होता है, और म्यू जो होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, यानी म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये 10 के पावर जो है 4 वाली वैल्यू हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए होगा। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहे हैं आप, तो डायामैग्नेटिक है, तो 3 होता है। विचुंबकीय पदार्थ है, विचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, 3 तरह के पदार्थ होते हैं। तो क्षण चुंबक के उत्तर या दक्षिण ध्रुव के पास लाया जाता है। जो विचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर अधिक से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। तो दक्षिण ध्रुव के पास लाया गया तो यह ध्रुवों द्वारा विकर्षित होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बीच में कम होता है, तो ये अधिक से कम की ओर जाएंगे, यानी ध्रुवों द्वारा ये विकर्षित होगा। तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन इसका 100 का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 2016 के इस तरह से 2016 का जो है पेपर सोल्यूशन आपको मिल गया। जल्दी आपको 2015 से लेकर 2014 का भी सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको जो है सोल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, सोल्यूशन को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।